हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके स्टडी रोड में। आप सभी दोस्तों का मैं अमित शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे दोस्तों बीए सेकेंड सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राओं के लिए जिनका समाजशास्त्र एंड सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है। आज उनके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर लेके आए हैं जो उनके लिए बहुत ही कारगर साबित होगा, क्योंकि पेपर में आपको कुछ नए तरीके से और कुछ नए बदलाव भी आए हुए हैं जो आपको यहाँ से क्लियर होता रहेगा। कुछ नए तरीके से आपको प्रश्न भी आएंगे जो आपके लिए इससे पहले पेपर में नहीं पूछा गया था। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो बड़ी बदलाव आए हुए हैं वो आपको यहाँ पे सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो बस आपको इसमें करना क्या है, कुछ नहीं करना है, केवल तैयारी करना है दोस्तों। अगर चैनल में आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जुड़े रहें अपने न्यू चैनल एके इंस्टीट्यूट में। और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाइए, आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बिल्कुल मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्लास की तरफ। तो कुछ इस तरीके से आपका मॉडल पेपर दिया जाएगा और पेपर भी कुछ इसी तरीके से पूछा जाएगा। इसमें रहेगा आपका कि बीए सेकेंड सेमेस्टर समाजशास्त्र और प्रश्न पत्र आपका रहेगा भारत में समाज और संरचना, संगठन और परिवर्तन। टाइम आपका दिया जाएगा 2 घंटे का पेपर, यानी कि 2 घंटे के पेपर में सर आप लोग सोचते होंगे सर 2 घंटे के पेपर में इतने सारे प्रश्न हम कैसे करेंगे। कुछ ऐसे नहीं करना है केवल दोस्तों, आपको इसमें मैं आपको सारे तरकीब और प्रक्रिया सारा सब कुछ बताएं जो कि 2 घंटे से भी कम आप में आप कंप्लीट कर ले जाएंगे सारे आपको मॉडल पेपर। अब आता है खंड आ। खंड आ में सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और प्रत्येक प्रश्न का आंसर 50 शब्दों में देना है। पहले का फर्स्ट प्रश्न दिया गया है कि नगर की परिभाषा दीजिए। अब सबसे पहले बड़ी बात इसमें है कि नगर, अब नगर किसे कहते हैं, नगर की परिभाषा क्या होता है, वो चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान में लिखने हुए लिखना है। जैसे नगर को एक ऐसे स्थान के रूप में हम परिभाषित करते हैं जहाँ व्यक्ति कृषि के अतिरिक्त अन्य व्यवसायों में लगा होता है, जहाँ जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है तथा सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से यहाँ आधिपत्य विषमता पाई जाती है। नगर एक विशिष्ट पर्यावरण का सूचक है। नगरीय जीवन के जीने का अपना विशिष्ट ढंग होता है। यहाँ समुदाय भावना का अभाव पाया जाता है। तो ये आता है नगर की परिभाषा। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है इसमें आपका पहले का सेकंड नंबर कि भारत विद्या इंडोलॉजी, भारत विद्या इंडोलॉजी किसे कहते हैं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखेंगे भारत विद्या इंडोलॉजी में कि भारत में विद्या अध्ययन जो है वो भारतीय समाज की, भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता से जुड़े अवधारणाओं, सिद्धांतों और पृष्ठभूमि से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। भारत विद्या अध्ययन में भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म से संबंधित 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, 2 महाकाव्य जिसे जो रामायण और महाभारत है से संबंधित अध्ययन सम्मिलित है। भारतीय विद्या अध्ययन शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य पूरी तरह से भारतीय संस्कृति एवं यहाँ की प्राचीनतम सभ्यता और समाज के संरचनात्मक तत्वों के अध्ययन पर केंद्रित है। तो ये आता है भारत का जो विद्या, जो भारत विद्या है यानी इंडोलॉजी जिसे कहते हैं, वो हो गया आपका भारत विद्या का इंडोलॉजी। उसके बाद फिर आपका आता है दोस्तों ग्रामीण नगरीय सातत्य। अब जो ग्रामीण नगरीय सातत्य है उसके बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। अब इसमें आपका आता है जैसे ग्रामीण नगरीय सातत्य, इसमें आता है कि नगर उपरांत शब्द का प्रयोग, यानी कि नगर का जो बाह्य सीमा पर चारों ओर एक ऐसी पेटी मिलती है जो ना तो पूर्ण रूपेण नगरीय है और ना ही पूर्ण रूपेण वो क्या है, ग्रामीण है। जो आपकी पेटी अगर बात करें तो ये जो पेटी है वो फर्स्ट नंबर पे जाएगी, कुछ इस तरीके से जाएगी जो आपको ना तो वो नगर में रहेगा और ना ही वो ग्रामीण में रहेगा। इसे ग्रामीण नागरिक सातत्य की संज्ञा दी जाती है। इससे नागरिक उपांत, नगरीय संकर्षण आदि भी कहते हैं। यह नगर की सीमा पर विस्तृत होता है और नगर की आवृत्ति करता है। यानी अगर टोटल हम बात करें तो नगर उपरांत शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम T.L. स्मिथ ने जी ने 1937 में किया था और उनके अनुसार उपांत में नगर सीमा के निकट ग्राम कृषियेतर जनसंख्या के प्रभाव के एक साथ विशिष्ट भूमि का उपयोग भी देखा है। तो ये हो गया आपका ग्रामीण के नगरीय सातत्य। फिर आता है 4th नंबर प्रश्न कि ग्रामीण जीवन का अर्थ बताइए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ग्रामीण जीवन का अर्थ क्या है। ग्रामीण जीवन का अर्थ है दोस्तों कि समुदाय के उस स्वरूप जो अनौपचारिक, प्राथमिक और सरल परंपरावादी संबंधों के द्वारा समाज की प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। सामान्यतः किसी देश की आर्थिक उन्नति और सामाजिक संगठन के लिए
ग्रामीण जीवन आधारभूत होता है। लेकिन भारत में ग्रामीण जीवन की महत्व अपनी चरम सीमा पर है, क्योंकि आज भी भारत में लगभग 70% जनसंख्या गाँव में निवास करती हैं। तो ये आता है ग्रामीण जीवन का अर्थ। तो इसी वजह से ग्रामीण के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट माना गया है। अब आपका आता है धर्म की अवधारणा। धर्म की अवधारणा क्या है? इसमें लिखेंगे धर्म एक लौकिक शक्ति में संबद्ध क्रियाओं तथा विश्वासों का नाम है। धर्म की शक्ति मानव शक्ति से सब प्रकार का श्रेष्ठ है। इसमें अगरबंद तथा निमकाफ जी के अनुसार कहा गया कि धर्म मानव परिशक्तियाँ के प्रति अभिवृत्तियाँ हैं। इसी में ए टाइलर जी के अनुसार कहा है कि आध्यात्मिक सत्ताओं में विश्वास ही धर्म है। तो ये था आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी 4th नंबर। अब आपका आता है 5 नंबर। अब आता है 6 नंबर कि नगरीय जीवन की 5 विशेषताएं लिखिए। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। नगरीय जीवन की जो 5 विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी हैं वो आपको यहाँ पे हम क्लियर करेंगे। अब आपका आता है कि नगरीय जीवन जो है वो कानूनी दृष्टिकोण से नगर वह स्थान है जिसमें उच्च सत्ता के चार्टर द्वारा नगर यानी शहर घोषित किया गया हो। नगर की 5 प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं। कौन कौन सी हैं? फर्स्ट नंबर जनसंख्या की अधिकता, अधिक जनघनत्व। सेकंड नंबर जनसंख्या की विभिन्नता। थर्ड नंबर व्यवसायों की बहुलता एवं विभिन्नता। 4th नंबर आता है श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण। 5 नंबर में आता है कि द्वितीयक प्रबंधों की प्रधानता। तो ये आ गया आपका नगरीय जीवन की 5 विशेष अवधारणाएं। फिर आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि संयुक्त परिवार की अवधारणा। संयुक्त परिवार की अवधारणा कौन कौन सी है? इसमें संयुक्त परिवार की अवधारणा क्या है? इसमें लिखना होगा आपको कि जब कई एकाकी अथवा मूल परिवार मिलकर एक ही कर्ता के नियंत्रण एवं अनुशासन में रहकर निवास, भोजन और संपत्ति में सामाजिक रूप से भाग लें तो उसे हम संयुक्त परिवार कहा जाता है। क्या कहते हैं? उसे हम संयुक्त परिवार कहते हैं। फिर आता है जनजाति की परिभाषा। जनजाति किसे कहते हैं? अब इसमें लिखेंगे दोस्तों जनजाति एक सामान्य जो है जनजाति जो है वो एक सामान्य क्षेत्र होता है जहाँ वे निवास करते हैं। उनकी सामान्य संस्कृति होती है। वे एक भाषा अथवा बोली का प्रयोग करते हैं। उनका एक निश्चित सामाजिक संगठन और व्यवसाय होता है। एक जनजाति अनिवार्य रूप से अंतर्विवाही होती हैं। इनकी डॉक्टर रिवर्स जी के अनुसार कहा गया है कि जनजाति एक ऐसे सरल प्रकार की सामाजिक समूह है जिसके सदस्य एक सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं तथा युद्ध आदि समान उद्देश्यों के लिए सम्मिलित रूप से करते हैं। तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं? जनजाति। आता है फिर नंबर 9th नंबर कि क्षेत्रवाद क्या है? क्षेत्रवाद किसे कहते हैं? अब इसमें लिखेंगे आप लोग कि भारत में विस्तृत भूभाग के कारण सभी क्षेत्रों में समान रूप से समान व्यवस्था निर्मित नहीं हो पाती हैं और क्षेत्रीय आधार पर विकास नीतियों का निर्धारण करना अथवा क्षेत्रीय आधार पर पक्षपात की भावना से ग्रसित होकर विभिन्न सहकारी योजनाओं को लागू करना क्षेत्रवाद कहलाता है। तो यही होता है क्षेत्रवाद। फिर आता है 10th नंबर प्रश्न। इसमें आपका आता है कि दलित वर्ग से क्या आशय है? यानी दलित वर्ग किसे कहते हैं? दलित वर्ग के बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। अब इसमें आप लिखेंगे कि दलित वर्ग से आपका क्या आशय है। अब इसमें लिखेंगे दोस्तों आप लोग कि डॉक्टर अंबेडकर जी ने दलित वर्ग शब्द का प्रयोग करते हुए कहा था कि जो जातियाँ गरीब, शोषित तथा सामाजिक और धार्मिक अधिकारों से वंचित हैं उन्हीं को हम दलित कहते हैं। इस कथन से स्पष्ट है कि दलित शब्द से हमारा अभिप्राय उन लोगों से है जो उचित जातियों द्वारा सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक रूप से शोषित होने के कारण तरह तरह के अभावों के कारण गरीबी के निम्नतम स्तर पर हैं तथा सामाजिक अपमान के साथ उन्हें विभिन्न प्रकार के उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता है। वास्तव में दलित शब्द परंपरागत अछूत शब्द के ही समांतर है। कुछ ही व्यक्ति यह मानते हैं कि जिन जातियों को हम अनुसूचित जातियाँ कहते हैं उनसे उन सभी जातियों को सम्मिलित नहीं किया जाता है जो भारत की जाति संरचना में पद दलित और परित्यक्त रही हैं। तो ये होता है दलित वर्ग। तो दलित वर्ग ये तो ना तो आप छोटे जात से हैं ना ही बड़े जात से। दलित वर्ग उन वर्ग को कहते हैं जो गरीबी रेखा से नीचे यापन कर रहे हो तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? दलित वर्ग बोलते हैं। उसके बाद फिर आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन
फिर आता है खंड बा, यानी खंड आ से हमने आपको 10 क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन बता दिया। तो इसी वजह से इसी तरीके से आपको कॉपी भी में लिखना है, यानी कि 10 से 15 मिनट में आपको सेक्शन ए के सारे प्रश्न लिखने हैं इस पढ़ के आपको। तो ये हो गया सेक्शन ए के बारे में। अब आपका था सेक्शन बी। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और एक दूसरे को वीडियो को जरूर शेयर करते रहिए दोस्तों। फिर आता है इसमें खंडवा में केवल 4 प्रश्न करने हैं और प्रत्येक प्रश्न का आंसर आपको 200 शब्दों में देना है। तो इस तरीके से आपको दिया जाएगा। फिर आता है सेकंड नंबर कि नगर क्या है, नगर की विशेषताएं बताइए। अब नगर में आपको लिखना होगा दोस्तों कि नगर का तात्पर्य उस प्रदेश से है जहाँ प्रति वर्ग मील जनसंख्या का घनत्व 1000 व्यक्तियों से अधिक हो तथा व्यवहारिक रूप से वहाँ कृषि ना होती हो। यानी कि इंग्लिश डेविस जी ने इसका विरोध करते हुए कहा है कि जनसंख्या के घनत्व को कभी भी नगर का निर्धारित तत्व नहीं माना जा सकता है, क्योंकि नगर में कुछ विशेष प्रकार के सामाजिक तत्व से बना है। किसी स्थान पर जनसंख्या 1000 से कम या अधिक यदि वहाँ पर नगरीय दशाएं विद्यमान हैं तो वह स्थान नगर कहा जाएगा। तो ये होता है आपका नगर के बारे में। अब नगर को संक्षेप में परिभाषित करते हुए कहा जाता है कि नगर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विभिन्नताओं से युक्त वह समुदाय है जहाँ कृत्रिमता, व्यक्तिवादिता, प्रतिस्पर्धा और घनी जनसंख्या के कारण नियंत्रण है। आता है फिर नगर की विशेषताएं। नगर की विशेषताएं निम्नलिखित रूप से दी गई हैं। इसमें फर्स्ट नंबर में आता है जनसंख्या का आधिक्य। इसमें लिखेंगे कि नगरीय समाज की प्रमुख विशेषता इनका बड़ा आकार और घनी जनसंख्या का होना है। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई जैसे नगरों में जहाँ जनसंख्या का घनत्व जो है वो 10,000 व्यक्ति पर प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है और इस स्थिति का अनुमान सरलता से लगाया जा सकता है। सेकेंड नंबर आता है आपका कि जनसंख्या में विभिन्नता। नगरों में विभिन्न धर्मों, मतों, संप्रदायों, वर्गों, भाषाओं आदि से विभिन्नता पाई जाती है। यहाँ पर सभी धर्मों के लोग निवास करते हैं, अतः यहाँ की जो संख्या है वो विभिन्नता पाई जाती है। फिर आता है थर्ड नंबर आर्थिक क्रियाओं के केंद्र। नगरों का निर्माण आर्थिक जीवन की सरलता से हुआ है और आज भी नगरीय समुदाय आर्थिक क्रियाओं के केंद्र बने हुए हैं। नगर के व्यक्ति बड़ी मात्रा में उत्पादन और प्रशासन संबंधी कार्यों में लगे होते हैं। फिर आता है 4 नंबर की स्थानीय पृथक्करण। नगरीय समाज में श्रम विभाजन और विशेषीकरण के कारण प्रत्येक कार्य का स्थान पूर्णतः नियत होता है, जिसके आधार पर समाजशास्त्र में क्षेत्रीय संप्रदाय तक की धारणा विकसित हो गई है। फिर आता है नेक्स्ट सामाजिक समस्याओं का केंद्र। आज हम जितनी भी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, यदि उनके नगरीय समस्याएं कहा जाए तो अधिक उपयुक्त होगा। विशेष रूप से नगरीय समाज में अपराध, वर्ग संघर्ष, सार्वजनिक भ्रष्टाचार, मद्यपान, वेश्यावृत्ति, बेकारी, बीमारी, निर्धनता और अधिक अस्वस्थ पोषण के केंद्र। फिर आता है नेक्स्ट 7th नंबर व्यक्तिवादिता का प्रतिस्पर्धा। इसमें लिखेंगे आप लोग कि नगरीय जीवन के सभी प्रकार की क्रियाओं का आधार व्यक्तिगत लाभ और व्यक्तिवादी धारणाएं होती हैं, जो वर्तमान में नगरों की प्रतिस्पर्धा आर्थिक क्षेत्र तक ही सीमित न रहकर सामाजिक, धार्मिक और पारिवारिक क्षेत्रों में भी फैल गई हैं। फिर आपका आता है नेक्स्ट कि शिक्षित और तर्क प्रधान जीवन, जिसमें लिखेंगे आप लोग कि राजनीतिक जीवन के केंद्र होने के कारण नगर में शिक्षा की सुविधाएं सबसे अधिक होती हैं और सामाजिक जागरूकता होने के कारण व्यक्ति शिक्षा को सबसे अधिक आवश्यक भी मानते हैं। अंधविश्वासों और रूढ़ियों का प्रभाव जो है नगर में न्यूनतम होता है। तो ये था आपका सेकंड नंबर प्रश्न। फिर आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर कि जाति की प्रमुख विशेषताएं बताएं। जाति के बारे में अब इसमें लिखेंगे दोस्तों कि डॉक्टर एन के दत्त तथा जी.एस. घुरिये ने जाति के 2 पहलुओं के आधार पर इनकी प्रकृति को स्पष्ट किया है। इन्हें हम जाति की संरचना तथा संस्थात्मक विशेषताएं कहते हैं। संरचना विशेषताएं वे हैं जो जाति के ढांचे से संबंधित हैं और संस्थात्मक विशेषताएं
वे हैं जो इनके विभिन्न नियंत्रणों को स्पष्ट करती हैं। जैसे जात की संरचनात्मक विशेषताएं कौन कौन सी हैं। फर्स्ट नंबर आता है खंडात्मक विभाजन। इसमें आपका आता है कि जाति व्यवस्था संपूर्ण समाज को कुछ खंडों अथवा टुकड़ों में विभाजित करती हैं और प्रत्येक खंड के सदस्यों को स्थिति, पद और कार्य से जन्म ही निश्चय होते हैं। प्रत्येक खंड के सदस्यों में एक दृढ़ समुदाय भावना होती है और अपनी जात के नियम तथा स्थिति के अनुसार कार्य करना सभी को नैतिक कर्तव्य होता है। सेकंड नंबर आता है संस्तरण। जात के विभिन्न खंडों में ऊंच नीच का एक विभिन्न स्तंत्रण होता है जिसका निर्धारण जन्म के आधार पर होता है। इस स्तंत्रण का निर्माण प्रमुख रूप से 5 जातियों में हुआ है, जिसमें ब्राह्मण जाति की सर्वोच्च और अपरिष्कृत जातियों के निम्नतम, जैसे क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जातियों की जो स्थिति है वो क्रमशः दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर है। इसी वजह से आपका संस्तरण होता है। फिर आता है जाति की संस्थात्मक विशेषताएं। पहला तो संरचनात्मक हो गई, अब आता है संस्थात्मक। जैसे फर्स्ट नंबर में आता है व्यवसाय की आनुवंशिकी प्रकृति। प्रत्येक जाति का एक निश्चित व्यवसाय होता है और कोई भी जाति अपना परंपरागत व्यवसाय नहीं छोड़ सकता। सभी व्यक्ति अपने व्यवसाय को ईश्वर प्रदत्त समझकर उसी के द्वारा जीविका उपार्जित करना अपना धर्म समझता है। सेकंड नंबर फिर आता है खान पान और सामाजिक सहवास में प्रतिबंध। यह जाति प्रथा का निषेधात्मक पहलू है जिसके अनुसार प्रत्येक जाति अपने सदस्यों के खान पान और सामाजिक सहवास पर अनेक प्रतिबंध लगाती है। किसी जाति को दूसरी जाति के सदस्यों द्वारा बनाया गया भोजन करने की अनुमति नहीं है। अन्य जातियों में ब्राह्मणों द्वारा बनाए गए भोजन का ग्रहण करने की अनुमति है, लेकिन स्वयं ब्राह्मणों में एक दूसरे का बनाया भोजन ग्रहण नहीं किया जाता। फिर आता है नेक्स्ट थर्ड नंबर की वैवाहिक प्रतिबंध। थर्ड नंबर आपका आता है इसमें वैवाहिक प्रतिबंध। प्रत्येक जाति में अंतर विवाह नियम का कठोरता से पालन किया जाता है, अर्थात कोई भी सदस्य अपनी जाति के बाहर विवाह संबंधों का स्थापना नहीं कर सकता। और आरंभ में यह नियम विभिन्न वर्णों के बीच पृथकता बनाने के लिए था। फिर आता है फोर्थ नंबर जातियों की सामाजिक और धार्मिक निर्योग्यताएं। जाति व्यवस्था ने विभिन्न जातियों की सैद्धांतिक उच्चता व निम्नता के आधार पर ही कुछ जातियों को विशेष अधिकार प्रदान किए हैं, जबकि कुछ जातियों को सभी प्रकार के सामाजिक, धार्मिक व व्यावसायिक अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है। एक और जहां ब्राह्मणों की सुविधाएं प्रदान की गई है, वहीं दूसरों अनुसूचित जातियों की सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक जीवन में कोई अधिकार नहीं दिए गए हैं। इस भावना के कारण अन्य जातियाँ हीन भावना से ग्रसित हो जाती हैं और इसी आधार पर हिंदू जाति व्यवस्था एक बंद स्तरीकरण की व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो ये था थर्ड नंबर प्रश्न। फिर आता है फोर्थ नंबर कि सीमांत एवं छोटे किसान का अर्थ बताइए। अब इसमें लिखेंगे दोस्तों आप लोग सीमांत किसान एवं छोटे किसान का अर्थ। सीमांत किसान से तात्पर्य ऐसे किसानों से है जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है, यानी एक हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर तक की भूमि वाले लघु किसान, 2 से 4 हेक्टेयर वाले अर्ध मध्यम, 4 से 10 हेक्टेयर वाले मध्यम एवं 10 हेक्टेयर से अधिक भूमि वाले बृहद किसान मानते हैं। यानी कि देश में 12% सीमांत, 14% लघु, 21% आपको अर्ध माध्यम और 30% मध्यम और 23% बृहद जोते यानी कि लार्ज होल्डिंग्स हैं। सीमांत किसान देश में 2.5 करोड़ हैं। खेतिहर मजदूर सीमांत किसान यानी छोटे किसान मिलकर कुल मिलाकर ग्रामीण परिवारों में 75% भाग निर्माण करते हैं। ये सभी ग्रामीण लोग करीब हैं, यानी कि ग्रामीण लोग करीब हैं। 1961 ईस्वी में देश में 3.15 करोड़ खेतिहर मजदूर एवं 9.95 करोड़ किसान थे। 1971 की जनगणना के अनुसार देश में खेतिहर मजदूर की संख्या 4.75 करोड़ थी और 1981 की जनगणना के अनुसार देश में 5.6 करोड़ खेतिहर मजदूर थे, जबकि वर्तमान में इनकी संख्या 7.8 करोड़ हो गई और वर्ष 90-91 में कुल देश में कुल जोतों जो है वो जोतों का जो 59% सीमांत किसान थे। और इस प्रकार खेतिहर मजदूर जिनमें
भूमिहीन मजदूर भी सम्मिलित हैं। यानी सीमांत किसान एवं छोटे किसान मिलकर ग्रामीण कमजोर वर्ग का निर्माण करते हैं। तो ये आता है सीमांत व लघु, यानी लघु जिसे कहते हैं छोटे किसान का अर्थ। फिर आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि ग्रामीण नगरीय संपर्क पर टिप्पणी लिखिए। 5 नंबर क्वेश्चन था, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब इसमें लिखेंगे आप लोग कि आधुनिक भारतीय समाज के जन जीवन में सामाजिक परिवर्तन की गति इतनी तीव्र है कि गांव और नगर अब दो ध्रुव नहीं रहे। प्रत्येक मनुष्य इन दोनों में एक प्रकार के समाज या समुदाय में निवास करता है। गांव और नगर मानव जीवन के दो पहलू हैं। गांव और नगर के पारस्परिक संपर्क के कारण इन अंतःक्रिया के माध्यम से एक समन्वय अवस्था उत्पन्न हुई है, जिसमें ग्रामीण व नगरीय विशेषताओं की सहभागिता दर्शन होते हैं। वर्तमान समय में बड़े बड़े नगरों एवं महानगरों के चारों तरफ बसे उपनगरों में दोनों का ही जीवन दृष्टिगत होता है। और आज परिप्रेक्ष्य में नगर निवासी नगर से दूर खुली हवा और प्राकृतिक वातावरण में अपने बंगलों इमारतों का निर्माण करते हैं। इन्हीं फार्म हाउस का नाम दिया जाता है। और विद्युत, वहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, विद्युत, पानी, फ्रिज, टेलीविज़न, सोफ़ा तथा कहीं कहीं पर स्विमिंग पूलों का निर्माण होता है। इन बंगलों में निवास करने वाले व्यक्ति नगरीय व्यवसाय पर निर्भर करते हैं। स्पष्ट है कि हमें गांव, नगर और ग्रामीण नगरीय संपर्क की प्रक्रियाओं में गांव तथा संपर्क के पारस्परिक संपर्कों आदि की कड़ी में इसके परिणाम के रूप में देखने को मिलता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि वर्तमान भारतीय समाज में नगरीकृत जीवन पूर्णतः नगरीय जीवन न होकर किसी न किसी सीमा तक ग्रामीण जीवन में प्रभावित है। और क्योंकि ग्रामवासियों का जीवन प्रणाली, खान पान, वेशभूषा, भौतिकता और लौकिकता और आदि नगरवासियों में प्रभावित होने लगी हैं। तो यही सारे आपको ग्रामीण नगरीय का जो संपर्क है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। फिर आता है 6 नंबर प्रश्न कि निकटाभिगमन निषेध का क्या अर्थ है एवं इसके कारण को स्पष्ट कीजिए। अब आपका आता है निकटाभिगमन निषेध के अनुसार जनजातियों में भी निकट के जो संबंधियों में यौन संबंध स्थापित करना वर्जित है। जैसे पिता पुत्री, माता पुत्र, वैवाहिक संबंध निषेध हैं। जनजातीय समाज में सौतेली माँ से विवाह किया जा सकता था और भाई बहन का विवाह निषिद्ध है, किंतु कुछ जनजातीय समाजों में देखने को मिलता है। जिसे निकटाभिगमन के निषेध के कारण कौन कौन से हैं, इसमें निम्न कारण दिए गए हैं। फर्स्ट नंबर में आपका आता है निकटाभिगमन निषेध का सर्वप्रथम कारण यह है कि यदि व्यक्ति को परिवार के अंदर ही रक्त संबंधियों के बीच यौन संबंधी की स्वीकृति दे दी जाए तो परिवार की जो संपूर्ण संरचना है वो भ्रमपूर्ण हो जाएगी। सेकंड नंबर आता है कि निकटाभिगमन निषेध एक प्रकार का एक प्रमुख कारण है। इससे माता पिता और उनके बच्चों के बीच प्रतिष्ठा और सम्मान का संबंध बना रहता है। थर्ड नंबर में आता है कि जैविकीय आधार पर अनेक विद्वान यह विश्वास करते हैं कि नज़दीकी रक्त संबंधियों के बीच यौन संबंध स्थापित करने से अपंगता से युक्त संतान होने की संभावनाएं रहती हैं। वेस्टरमार्क जी का कथन है, नेक्स्ट पॉइंट है कि यौनिक आकर्षण तब विकसित हो जाता है जब यौन संबंध स्थापित करने वाले व्यक्तियों के बीच पहले से ही घनिष्ठता ना हो। 5 नंबर, फोर्टेन का मत है कि निकटाभिगमन निषेध का एक प्रमुख कारण यह भी है कि इससे व्यक्ति को विवाह के द्वारा दूसरे समूहों से मित्रता स्थापित करने का मौका मिल जाता है। यानी कि टोटल अगर बात करें हम कि उपयुक्त कारणों से निकटाभिगमन निषेध आवश्यक है, व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास सामाजिकरण के सफलता पर निर्भर है तथा सामाजिकरण की सफलता के लिए निकटाभिगमन पर निषेध आवश्यक है। और निकटाभिगमन निषेध जैविकीय, सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह बहुत महत्वपूर्ण समझे जाते हैं। तो ये था आपका खंड, बाकी सारे प्रश्न। अब आपका आता है नेक्स्ट खंड साग में। खंड साग में आपको केवल 2 प्रश्न करने हैं और प्रत्येक प्रश्न का आंसर आपको 5 शब्दों में देना है। इसमें 7वां प्रश्न है कि भारतीय समाज जिसे कहते हैं संगठनात्मक आधारों की विवेचना कीजिए। 8वां प्रश्न दिया गया है 8th नंबर कि भारतीय समाज में विविधता में एकता।
पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और फिर 9th नंबर प्रश्न की भारतीय राजनीति में जात की भूमिका की विवेचना कीजिए। और 10th नंबर प्रश्न की नक्सलवाद से क्या अभिप्राय है, या राष्ट्रीय एकीकरण में किस प्रकार वादक है। तो इस तरीके से आपको सारे प्रश्न हम आपको अलग से वीडियो बना देंगे, जिसमें दो प्रश्न करके आपको यहाँ पे दे दिया जाएगा और अच्छे से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। तो दो प्रश्न कर देंगे और आपको पढ़ने में भी आसानी हो जाएगी, लिखने में भी आसानी हो जाएगी और तैयारी करने में सबसे ज़्यादा सरल प्रवृत्त हो जाएगी। तो इसी के अनुसार दोस्तों हम आपके साथ अगली वीडियो तक जरूर उपस्थित होंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग जुड़कर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट PDF प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।